नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में एक बार फिर से अपनी सीट पक्की कर ली है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये 7वीं बार है जब भारत इस इतने पावरफुल ग्लोबल मंच का हिस्सा बना है। पर इस जीत का असली मतलब क्या है? यूएनएचआरसी आखिर काम कैसे करता है और भारत के लिए ये इतनी बड़ी डील क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, खबर यही है कि भारत को यूएनएचआरसी के सदस्य के तौर पर फिर से चुन लिया गया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। इसे ऐसे देखिए कि ये दुनिया में भारत के बढ़ते कद का, उसके बढ़ते प्रभाव का एक और बड़ा सबूत है। और हाँ, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये है 7वीं बार। 7वीं बार भारत इस जरूरी ग्लोबल संस्था का हिस्सा बनने जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों पर भारत की आवाज को दुनिया कितनी गंभीरता से सुनती है। अच्छा, तो इस बार का मैंडेट कैसा रहा? मतलब कितने देशों ने सपोर्ट किया? तो देखिए, भारत को एशिया पैसिफिक ग्रुप में 177 देशों का जबरदस्त समर्थन मिला। और ये जो कार्यकाल है, ये 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर पूरे 3 साल तक चलेगा। लेकिन एक मिनट, हम बार बार यूएनएचआरसी की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? क्या ये बस यूएन की कोई और कमिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका काम दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल, सबसे सेंसिटिव मुद्दों से जुड़ा है। तो देखिए, यूएनएचआरसी का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसे साल 2006 में बनाया गया था। इससे पहले एक और संस्था थी, मानवाधिकार आयोग, लेकिन उस पर ना अक्सर पॉलिटिक्स से प्रेरित होने के आरोप लगते थे। तो यूएनएचआरसी को ज्यादा असरदार और भरोसेमंद बनाने के इरादे से लाया गया था। अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं। इस काउंसिल में कुल 47 सदस्य होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी देश आ जाए। इन सीटों को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसा आप देख सकते हैं, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक दोनों ही रीजन्स के पास 13-13 सीटें हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि मानवाधिकारों पर जो भी चर्चा हो, उसमें सिर्फ कुछ देशों का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का नजरिया शामिल हो। तो सवाल उठता है कि कोई देश इस काउंसिल का मेंबर बनता कैसे है? क्या कोई अपॉइंटमेंट होती है? नहीं, इसके लिए एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो देखिए, सदस्यों को सीधे सीधे यूएन जनरल असेंबली चुनती है, और जीतने के लिए किसी भी देश को 193 मेंबर देशों में से मेजॉरिटी वोट हासिल करने होते हैं, मतलब आधे से ज्यादा। और ये पूरी वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है, यानी गुप्त मतदान। इस प्रोसेस से ये तय होता है कि जो भी देश चुने गए हैं, उन्हें वाकई दुनिया का मजबूत समर्थन हासिल है। सदस्यता को लेकर भी कुछ बड़े जरूरी नियम हैं। पहली बात तो ये कि हर सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग नियम यह है कि अगर कोई देश लगातार 2 बार मतलब 6 साल सदस्य रह चुका है, तो वो तुरंत तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे ब्रेक लेना पड़ता है। इससे नए देशों को भी काउंसिल में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। अगर हम हाल के नतीजों पर एक नज़र डालें, खासकर एशिया पैसिफिक ग्रुप पर, तो देखिए, वियतनाम को 180 वोट मिले, पाकिस्तान को 178, भारत को 177 और इराक को 175। ये सभी देश 2026 से अपना कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। अब भारत का ह्यूमन राइट से जो रिश्ता है, वो कोई आज का नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि ये आधुनिक मानव अधिकार आंदोलन की शुरुआत तक जाती हैं। भारत की कहानी सीधे उस ऐतिहासिक दस्तावेज से जुड़ती है जिसे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर कहते हैं। सोचिए, 1948 में अपनाई गई ये घोषणा आज भी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की नींव है। और पता है, इसी घोषणा में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाया था। उस समय भारतीय प्रतिनिधि थीं हंसा मेहता। उनके ही कहने पर घोषणा के पहले आर्टिकल की भाषा बदली गई। पहले ड्राफ्ट में लिखा था, सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। हंसा मेहता ने कहा, नहीं, पुरुष क्यों, मनुष्य होना चाहिए। और उनकी वजह से इसे बदलकर सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं किया गया। अब ये सुनने में शायद एक शब्द का बदलाव लगे, लेकिन इसने मानव अधिकारों की भाषा में हमेशा हमेशा के लिए जेंडर इक्वालिटी को स्थापित कर दिया। तो आप इस सफर को देखिए,
1947-48 में यूडीएचआर की नींव रखने में मदद करने से लेकर फिर 2006 में जब नई परिषद बनी, तब से लेकर आज तक लगातार उसका सदस्य बने रहना भारत की ये जो यात्रा है, ये एक स्थायी कमिटमेंट को दिखाती है। तो चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। भारत के लिए इस जीत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ काउंसिल की एक सीट हासिल करना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, ये जीत ग्लोबल साउथ के लिए भारत की आवाज को और मजबूत करती है। ग्लोबल साउथ मतलब दुनिया के विकासशील देश। तो ये जीत भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां वो इन देशों की चिंताओं को, उनकी जरूरतों को ग्लोबल स्टेज पर और भी जोरदार तरीके से उठा सकता है। और भारत ने अपने इस कार्यकाल के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी बिल्कुल साफ कर दी हैं। उसका जोर रहेगा समानता और न्याय पर आधारित एक अप्रोच पर। इसमें खास तौर पर महिला, बाल और जेंडर इक्वालिटी की वकालत शामिल है। इसके साथ ही आतंकवाद के जो विक्टिम्स हैं, उनके अधिकारों पर भी एक स्पेशल फोकस रहेगा। और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास और मानव कल्याण, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलें। तो कुल मिलाकर देखें तो काउंसिल में भारत का जो नजरिया है वो टकराव का नहीं बल्कि सहयोग का है। ये 3 सिंपल सिद्धांतों पर काम करता है: डायलॉग, कोऑपरेशन और रिफॉर्म। मतलब बातचीत करो, मिलकर काम करो और समस्याओं का हल निकालो। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया में भारत की भूमिका बढ़ रही है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है, ये मानवाधिकारों के भविष्य को, उसकी दिशा को किस तरह से प्रभावित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही देखने को मिलेगा।